इस पाठ में हम पढ़ेंगे वाच्य, उसकी परिभाषा, उदाहरण, वाच्य के भेद, सभी भेदों की परिभाषा और उदाहरण, साथ ही कुछ अभ्यास कार्य जिनसे हम यह जान सकेंगे कि वाच्य कैसे पहचाने जाते हैं, और उसके बाद वाच्य का प्रयोग कहाँ, किन परिस्थितियों में होता है, कहाँ कहाँ होता है, इसकी जानकारी भी अतिरिक्त जानकारी के अंतर्गत दी जाएगी। पाठ शुरू करते हैं। वाच्य, इंग्लिश में हम इसे वॉइस कहते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य समझने से पहले आपको कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए वचन क्या होता है, लिंग क्या होता है, काल क्या होता है और अन्य पुरुष क्या होता है। उसके अतिरिक्त बहुत ज़रूरी है जानना कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, क्रिया क्या होती है, कर्म को कैसे पहचानें, कर्ता को दिए गए वाक्य में से कैसे ढूंढें, और अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया में अंतर कैसे मालूम हो। तो क्रिया के भेदों के बारे में, अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया में अंतर जानने से संबंधित वीडियो पाठ मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ उनको देख सकते हैं। अगर आपको इन सब की जानकारी है तो वाच्य समझने में आपको मुश्किल नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त बहुत ज़रूरी है आपको यह भी जानना कि क्रिया का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो अगर आपको इन सब बातों की जानकारी है तब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको वाच्य समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वाच्य परिवर्तन करना भी बहुत आसानी से आ जाएगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि वाच्य आखिर है क्या। तो जैसे पहला वाक्य हमने पढ़ा, रीता पत्र लिखती है, तो रीता इसमें कर्ता है, पत्र कर्म है, लिखती है क्रिया है। अब यहाँ पत्र पुल्लिंग है, रीता स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया स्त्रीलिंग है। किसके कारण हुई? यह क्रिया रीता जो कर्ता है उसके कारण अपना रूप बदल रही है। धातु लिख है, लेकिन अब उसमें हमने ती लगा दिया है तो इसका अर्थ यह स्त्रीलिंग हो गई। और यह रूप उसने कैसे लिया? कर्ता के कारण लिया। कर्ता स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो यहाँ जो क्रिया है वह भी एक वचन और स्त्रीलिंग हो गई। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता है। अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं। रीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब इस वाक्य के द्वारा भी अर्थ तो हमें वही मिल रहा है जो पहले वाक्य का अर्थ था, लेकिन यहाँ जो तरीका है उसको कहने का अलग हो गया और प्रधानता हमें किसी और चीज़ की, इम्पोर्टेंस किसी और चीज़ की बताई जा रही है, कर्ता की नहीं। और वह किसकी है? यहाँ पढ़ते हैं, रीता के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। यहाँ के द्वारा विभक्ति लगाई गई है, जबकि पहले वाक्य में कोई विभक्ति नहीं थी। तो कर्ता रीता है, उसके साथ हमने के द्वारा विभक्ति लगा दी है और इसका रोल सप्रेस कर दिया है। और मेन रोल किसका हो गया? पत्र का, यानी कर्म का, और उसी की प्रधानता इस वाक्य में है। तो इसके कारण हमने देखा क्रिया ने अपना रूप बदल लिया है। पत्र पुल्लिंग है, एक वचन है, तो यहाँ क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग हो गई। तो हमने देखा इस वाक्य में कर्म की प्रधानता है। अब हम देखते हैं अगला वाक्य, रीता से लिखा जाता है। अब से यहाँ हमने देखा लगा दिया गया है विभक्ति इस रीता के साथ, कर्ता कारक के साथ, और लिखा जाता है क्रिया। यहाँ कोई कर्म नहीं है, रीता से लिखा जाता है। तो यहाँ जो लिखने का भाव है, लिख क्रिया का जो भाव है, लिखा जाता है, तो यह भाव यहाँ प्रधान है। तो हम इसे कहते हैं कि ऐसे वाक्य भाव प्रधान होते हैं, क्रिया का भाव लिए होते हैं, उसी की प्रमुखता होती है। तो हमने 3 तरह के यहाँ पर वाक्य देखे और यहाँ देखते हैं हम परिभाषा
कि क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, यानी कर्ता के कारण उसमें परिवर्तन आ रहा है, या कि कर्म के कारण या भाव के कारण। हम ये भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है, जिस क्रिया के रूप से हमें यह पता चले कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, तो उसे ही हम वाच्य कहते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से हम दो तरह के वाच्य देखते हैं, एक कृतवाच्य, एक अकृतवाच्य। मीन्स जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है और ऐसे जिनमें कि कर्ता की प्रधानता नहीं होती। तो जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उन्हें हम कृतवाच्य कहते हैं, और जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त होता है उन्हें हम अकृतवाच्य कहते हैं। आ का अर्थ ही होता है विदाउट, बिना। तो इस प्रकार के वाक्यों में जो कृतवाच्य है उसमें अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं, और इनमें कर्ता प्रमुख होता है और कर्म गौण। और अकृतवाच्य में हम देख सकते हैं दो तरह के भेद होते हैं, कर्मवाच्य पैसिव वॉइस और भाववाच्य इम्पर्सनल वॉइस, जिसमें भाव की प्रधानता होती है। और इसे हम अलग तरीके से समझें तो जैसा कि अभी हमने देखा कि अलग अलग किताबों में आप वाच्य के भेदों को किस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया है उसको देख सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया पहले कि अकृत्री और कृतवाच्य में डिवाइड कर दिया वाच्य को, और फिर अकृतवाच्य को दो तरह से डिवाइड कर दिया, कर्मवाच्य और भाववाच्य में। ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो अलग एक और तरीका देखते हैं कि यहाँ पर वाच्य के भेद कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीन तरह से दे दिए गए हैं। तो दोनों ही तरीके सही हैं, गलत नहीं हैं। तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब हम देखते हैं कृतवाच्य क्या होता है। कृतवाच्य को समझने में, उसे पहचानने में बच्चों को अक्सर मुश्किलें आती हैं, और इसका कारण भी है क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन से, परिभाषा से वे कंफ्यूज हो जाते हैं। सीधी सी बात है, कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता नाम से ही बता रहा है। तो जिस वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, अर्थात वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। इस परिभाषा में भी अगर आप यहाँ इसी बात को लेकर बैठ जाएंगे कि क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे उदाहरण आ जाते हैं जो आप कहते हैं कि अरे ये तो कर्म के अनुसार है, ये कृतवाच्य कैसे हुआ। तो इसीलिए अगर आप इस बात को, इस परिभाषा के इस अंश को दिमाग में रखें कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, उसी को हम ढूंढेंगे अगर कृतवाच्य को पहचानना है। तो कर्ता की प्रधानता वाले वाक्यों को हम कृतवाच्य कहते हैं। और क्रिया के लिए जो क्रिया का जो रूप है वो लिंग और वचन जो है उसका, वो प्रायः कर्ता के अनुसार ही निर्धारित होता है। प्रायः मैंने अंडरलाइन किया, रीडिंग से लिखा है, इसका मतलब कि हमेशा नहीं, प्रायः, अक्सर, ऑफन। लेकिन कभी कभी नहीं होता। आगे हम देखते हैं ऐसा किन कंडीशंस में होता है। देखते हैं इसको एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है, रमा उपन्यास लिखती है। बहुत सिंपल है, यहाँ रमा करता है और इसी के कारण क्रिया अपना रूप बदल रही है, उसका लिंग और वचन यहाँ बदल गया है। क्रिया जो है वो कर्ता के कारण बदल रही है उसका रूप। अब पिताजी दफ्तर जाएंगे, यहाँ भी पिताजी करता है और जाएंगे जो क्रिया है वह लिंग और वचन पिताजी के कारण बदल रही है, कर्ता के कारण। तो ये भी सिंपल एग्जाम्पल। लेकिन अब यहाँ हम जब ये उदाहरण देखते हैं, मेरे मित्र ने पुस्तक लिखी, तो आप यहाँ देखेंगे मेरे मित्र ने मेरा मित्र करता है, और ने आपको पता होगा जब आपने कारक पढ़े हैं, कर्ता की विभक्ति है, ने कहीं और से नहीं ली उसने, तो उसका रोल
वही रहेगा, वो प्रधान रहेगा वाक्य में, गौण नहीं हो जाएगा। तो मेरे मित्र ने, और ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस जहाँ भी ने लिखा होगा वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है। पुस्तक कर्म लिखी। अब आपने यहाँ देखा कि क्रिया जो है वो पुस्तक के कारण अपना रूप बदल रही है। पुस्तक एक वचन है और स्त्रीलिंग है, जबकि मित्र पुल्लिंग है। तो मेरे मित्र ने पुस्तक लिखी। जब इस तरह का भूतकालिक वाक्य आता है और ने होता है, उसमें ने विभक्ति है कर्ता के साथ, तब यह कृतवाच्य होगा, क्योंकि इसमें कर्ता की सक्रियता बनी रहती है, उसका रूप प्रधान बना रहता है, क्योंकि विभक्ति उसकी अपनी है, कर्ता की, से या के द्वारा नहीं लगाया हमने यहाँ। तो यहाँ हम कहेंगे ये कृतवाच्य ही है। इसके अतिरिक्त आप देखें एक और एग्जाम्पल, दादी ने गीता को मारा। दादी कर्ता है और ने उसकी विभक्ति है। गीता को मारा, को यहाँ पर विभक्ति है, और यहाँ पर जो मारा क्रिया है, अब गीता भी स्त्रीलिंग है, दादी भी स्त्रीलिंग है, लेकिन जो क्रिया है यहाँ पर वह स्त्रीलिंग तो है नहीं। तो फिर किसके कारण चेंज हुई है? तो ऐसी कंडीशंस में जहाँ कर्ता के साथ विभक्ति है और कर्म के साथ विभक्ति है और उन दोनों के कारण क्रिया में चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशंस को हम क्रिया का भावे प्रयोग कहते हैं, और इस स्थिति में भी यह कृतवाच्य ही कहलाएगा। यहाँ मारा क्रिया का भाव प्रमुख है, प्रधान है। तो इस तरह हमने देखा कि इस तरह के जो वाक्य हैं जिनमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, ये वाक्य क्यों इस प्रकार हैं, आगे फिर से एक बार मैं इसको समझाऊंगी डिटेल में अगली स्लाइड में। तो यहाँ आपने इतनी बात समझ ली कि कर्ता की सक्रियता बनी रहती है और ने कर्ता कारक की विभक्ति है। अब हम कुछ और इसके बिंदु एक बार फिर से देख लेते हैं कि कृतवाच्य में क्रिया कर्ता कर्म, कर्ता या कर्म के अनुसार भी हो सकती है, या दोनों में से किसी के भी अनुसार नहीं हो सकती, जैसे अभी अभी हमने ये उदाहरण देखा था। तो इस बात को अच्छे से याद कर लीजिए। और कृतवाच्य में कर्ता बिना विभक्ति के भी होता है, जैसा कि ये इन दो वाक्यों में हमने देखा, लेकिन कर्ता के साथ ने विभक्ति भी कभी कभी होती है, जैसा कि हमने इन लास्ट के 2 सेंटेंसेस में देखा। अभी तीसरा हम देखते हैं, कृतवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो हमने यहाँ देखा था रमा उपन्यास लिखती है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बच्चा रो रहा है, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया हुई। तो इस प्रकार से हमने देखा कृतवाच्य की विशेषताओं को। कर्ता को पहचानेंगे कैसे? तो कर्ता को पहचानने के लिए आप दिए गए वाक्य में कौन या किसने लगाकर प्रश्न करें, तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो आइए अब हम कुछ और डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं जो अक्सर वाच्य से संबंधित होते हैं। एक तो ये कि अधिकतर पुस्तकों में इस तरह से भाषा होती है, परिभाषा होती है वाच्य के भेदों की, कि उनको पढ़ के ऐसा लगता है कृतवाच्य पढ़ा तो हमने कहा कि अच्छा कर्ता के कारण ही क्रिया बदलती है, बस इसको दिमाग में रख लिया। या कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है तो क्रिया कर्म के अनुसार ही बदलती है, जबकि वाक्य में क्रिया किस संज्ञा के अनुसार बदलेगी इसका संबंध वाच्य से नहीं होता। वाच्य का संबंध केवल इस बात से होता है कि वक्ता यानी जो बोलने वाला है वह कर्ता के कार्य को महत्व दे रहा है या नहीं दे रहा है, या उसके महत्व को निरस्त कर दिया गया है। और जहाँ तक
क्रिया के बदलने की बात है, यह किस आधार पर बदली जाती है? यह क्रिया के प्रयोग या अन्विति के आधार पर बदली जाती है। अब प्रयोग या अन्विति की क्या कंडीशंस हैं? तो ये प्रयोग 3 प्रकार का होता है। कर्तरी प्रयोग, जब क्रिया कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदले, जैसे जब कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुरूप क्रिया हो तब वह कर्तरी प्रयोग कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल है, रानू चिट्ठी लिखता है। और कर्मणी प्रयोग, जब क्रिया कर्म की संज्ञा के अनुसार बदले, यानी जब क्रिया कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुरूप हो तो वह कर्मणी प्रयोग कहलाता है। जैसे बच्चों से निबंध लिखे गए। अब इस वाक्य में निबंध कर्मकर्ता की स्थिति में आता है, उसकी प्रधानता है। इसमें क्रिया का रूप कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुरूप बदलता है, तो यहाँ कर्मणी प्रयोग है। अब तीसरा आता है भावी प्रयोग, जब क्रिया दोनों से ना बदले, अर्थात ना कर्म का प्रभाव हो ना कर्ता का प्रभाव हो उसके रूप बदलने में, और वह तटस्थ रहे, न्यूट्रल रहे, पुल्लिंग हमेशा रहेगी और एक वचन में और अन्य पुरुष में रहेगी क्रिया, तब वह प्रयोग भावे प्रयोग कहलाता है। और जैसे हमने एक एग्जाम्पल में देखा था, माली ने पौधों को सींचा, तो इस तरह के जो प्रयोग होते हैं आप देख सकते हैं, इन वाक्यों में देख सकते हैं जहाँ कर्ता के साथ भी विभक्ति है और कर्म के साथ भी विभक्ति है। तो ऐसे वाक्यों में आप इस प्रकार के प्रयोग देख सकते हैं। इस प्रकार के प्रयोग कहलाते हैं भावे प्रयोग। और कर्तृवाच्य में ये तीनों ही प्रयोग हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि रीता उपन्यास लिखती है, तो वहाँ पे कृतवाच्य कर्तरी प्रयोग हो गया। और फिर हमने देखा कि इसी सेंटेंस को हम चेंज कर दें, रीता ने उपन्यास लिखा, तो यहाँ कर्तृवाच्य है और कर्मणी प्रयोग है क्योंकि कर्म की प्रधानता हो गई। लेकिन कर्ता अपना प्रधान रूप बनाए रखेगा, सिर्फ क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलेगा, लेकिन जो सक्रियता है वो कर्ता की ही रहेगी। और उसके बाद हमने ये इस तरह से इसी सेंटेंस को देखें तो रीता ने उपन्यास को लिखा, तो यहाँ पर यह कृतिवाच्य और भावे प्रयोग का उदाहरण हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कृतिवाच्य में तीनों ही तरह के वाक्य हम देख सकते हैं, तीनों ही तरह के प्रयोग हम देख सकते हैं। और कर्मवाच्य में कौन कौन से प्रयोग देख सकते हैं? कर्मवाच्य में क्योंकि कर्म ज़रूरी है होना, ऐसे वाक्य सकर्मक होते हैं। कर्मणि और भावे प्रयोग, कर्ता का तो इसमें रोल है ही नहीं, तो कर्तरी प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ कर्मणि और भावे। अब हम देखते हैं कर्मवाच्य, जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्म से होता है, अर्थात वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। इसकी मुख्य क्रिया सकर्मक होती है, कर्ता गौण होता है। अब इसको पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि हाँ, सिर्फ जो कर्म है उसके कारण क्रिया का रूप बदलेगा, लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया कि कर्मवाच्य में भावे प्रयोग और कर्मणि प्रयोग दोनों प्रयोग हो सकते हैं। कैसे? अभी हम उदाहरण देखेंगे, और उसी में हम देखेंगे क्रिया कर्म के अनुसार भी होती है और या फिर किसी भी संज्ञा के अनुसार नहीं होती, भावी प्रयोग। तो अब हम देखते हैं उदाहरण यहाँ कि माँ के द्वारा खाना बनाया गया, माँ करता है, इसमें हमने विभक्ति के द्वारा जोड़ दी है, तो यहाँ पर ये कर्ता गौण हो गया और खाना जो कर्म है उसके अनुसार क्रिया का रूप बदल दिया गया, बनाया गया। माली के द्वारा पौधे लगाए गए या पौधे माली के द्वारा लगाए गए, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने देखा कर्मवाच्य है, लेकिन इसमें क्रिया का कर्मणि प्रयोग हुआ है, कर्म के अनुसार क्रिया बदली है। मीता से गाना नहीं गाया जाएगा, तो यहाँ से विभक्ति लगी है और उससे क्या काम नहीं होगा, गाना नहीं गाया जाएगा।
मोहन के द्वारा स्कूटर को चलाया जाता है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ दो विभक्ति हैं, एक कर्ता के साथ है और एक कर्म के साथ है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनमें क्रिया ना तो कर्म के अनुसार बदली जाएगी ना कर्ता के अनुसार। तो इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया भाव, जो क्रिया का भाव है वही प्रधान होता है। तो इस प्रकार का प्रयोग हम भावे प्रयोग कहते हैं। और इस तरह के वाक्य भी कर्मवाच्य होंगे। यहाँ कर्म है, कर्म की प्रधानता है, लेकिन यहाँ विभक्ति आपने दो जगह देखी। और भाव भावे प्रयोग है। भाषण दिया गया। अब यहाँ एक उदाहरण है जब हम वाक्यों में देखते हैं कि कर्ता लोप हो गया है या कर्ता अप्रत्यक्ष है या कर्ता अज्ञात है। तो भाषण दिया गया है, यह भी कर्मवाच्य का उदाहरण है। कुआं खोदा गया, यह भी कर्मवाच्य का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ काम हो रहा है, कर्म है, क्रिया है, परंतु कर्ता नहीं मालूम क्या कौन है, कर्ता अज्ञात है। तो ऐसे वाक्य भी कर्मवाच्य कहलाते हैं। अब हम कुछ विशेष बिंदुओं को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। इस बात को याद रखिए। कृतवाच्य में अकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है, लेकिन कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक होती है क्रिया। और कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा या द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में मुख्य क्रिया सकर्मक के साथ हम जाना क्रिया का लिंग वचन और काल के अनुसार रूप बनाकर जोड़ते हैं। जैसे कि हमने यहाँ बनाया, यहाँ देखा, बनाया गया, गाया जाएगा। तो इस तरह से हम जब चेंजेस करेंगे तब इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। अब कर्म कैसे पहचाने किसी वाक्य में? क्रिया के साथ आप क्या, किसे या किसको लगाकर पूछें तो जो उत्तर मिलेगा वह कर्म होगा। जैसे कि क्या बनाया गया, खाना बनाया गया, किसे चलाया गया, स्कूटर को चलाया गया, है ना। इस तरह किसको मारा, रावण को मारा। तो इस प्रकार से हम कर्म पहचान सकते हैं। भाववाच्य, वाच्य का तीसरा भेद। जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से ना होकर भाव से होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। क्रिया भाव की प्रधानता होती है इसमें। और भाववाच्य का प्रयोग, भाववाच्य सदैव भावे प्रयोग में होगा। मैंने पहले की स्लाइड में बताया था आपको, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भावे प्रयोग। तो भाववाच्य सदैव भावे प्रयोग में होता है, क्योंकि कर्ता के बाद परसर्ग से या के द्वारा लगा है और क्रिया अकर्मक होती है, कर्म नहीं होता। और उदाहरण देखते हैं। दादाजी से खाया नहीं जाता, सुरेश से भागा गया, किसान से पढ़ा नहीं जाएगा, या बच्चे से सोया नहीं जाता। तो इस तरह से जो वाक्य हैं उनमें आपने देखा कि भावे प्रयोग है और ये भाववाच्य के उदाहरण हैं। भाववाच्य की खासियत यह है कि कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा कारक चिन्ह लगे होते हैं। भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। तो अब आपने जान लिया, कर्तृवाच्य में अकर्मक भी होती है, सकर्मक भी। कर्मवाच्य में सकर्मक होती है और भाववाच्य में अकर्मक। वेरी क्लियर। और हमेशा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में रहती है क्रिया। इसका अधिकतर प्रयोग हम निषेधात्मक यानी जो निगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनमें नहीं नहीं आता है उस तरह के वाक्यों में करते हैं इसका अधिकतर प्रयोग। तो कुछ बातें जो ज़रूरी हैं जानना। कर्मवाच्य में जा का प्रयोग वैकल्पिक रूप में होता है यानी ऑप्शनल होता है, इसका यूज़ कंपलसरी नहीं है। जबकि भाववाच्य में यह प्रयोग ज़रूरी है। आप कोई भी उदाहरण उठा के देख लीजिए भाववाच्य का, वहाँ जाता है, जा सकेगा, जा सकता है, जाएगा, इस तरह से आपको जा का प्रयोग कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा हमने देखा कि कर्मवाच्य बनाते समय में क्या बात ध्यान में रखनी है। जब द्विकर्मक क्रिया हो तो जो क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष है वो प्रधान कर्म के अनुसार ही हमें
बदलना है। जैसे हमारा ये कृतवाच्य है, मीना छात्रों को पाठ पढ़ाती है। तो यहाँ हमने देखा दो कर्म हैं, छात्र हैं और पाठ है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रधान कर्म है उसके अनुसार ही हमने क्रिया को बदलना है या क्रिया का रूप बदलना है। तो अब कुछ अभ्यास कर लेते हैं और इन वाक्यों को पहचानते हैं, इनमें कौन सा वाच्य है। राम किताब पढ़ रहा है, कृतवाच्य। रूस के द्वारा एक नया उपग्रह छोड़ा गया, कर्मवाच्य। मैंने प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि पढ़ा, कृतवाच्य। नानी के द्वारा एक कहानी सुनाई जाती है, कर्मवाच्य। मैं शांत नहीं बैठ सकता, कृतवाच्य। दादाजी से चला नहीं जाएगा, भाववाच्य। बंदर से कूदा गया, भाववाच्य। हम भजन गाएंगे, कृतवाच्य। कर्मवाच्य का प्रयोग हिंदी में अधिकतर किया जाता है और किन किन परिस्थितियों में हम देखते हैं इनका प्रयोग। तो पहले हम देखते हैं कर्मवाच्य का प्रयोग कौन कौन सी जगह होता है, किन परिस्थितियों में होता है। उसके बाद हम देखेंगे भाववाच्य का प्रयोग। तो पहले देखते हैं कर्मवाच्य का प्रयोग। जब क्रिया का कर्ता अज्ञात हो या उसके व्यक्त करने की आवश्यकता ना हो, जैसे सामान भेज दिया गया, यहाँ कोई फरियाद नहीं सुनी जाती, या जब अधिकार, गर्व या दर्प जताने की आवश्यकता हो या जताने के लिए हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, इस मामले की पूरी जांच की जाए, जल्दी से केस की सुनवाई हो, या फिर कानूनी भाषा में, कार्यालय की भाषा में, या फिर जब कोई सूचना दी जाती है तब भी हम कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं। समय सारणी बदली जाएगी, बिना आज्ञा के प्रवेश करने वालों को दंड दिया जाएगा, आज सुबह एक सभा होगी, 2 माह का अर्जित अवकाश अस्वीकृत किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वे भी कर्मवाच्य में आते हैं। और जब कर्ता कोई सभा, समाज या सरकार हो और इस तरह का वाक्य प्रयोग किया जा रहा है कि रोजगार योजनाओं पर सरकार द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित धन खर्च किया जाता है, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं या इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं उनमें भी हम देखते हैं कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। या जब कोई आकस्मिक क्रिया होती है, अचानक कोई क्रिया होती है, गिलास टूट गया, तो उसमें भी हम देखते हैं कर्मवाच्य का प्रयोग है। अब देखते हैं भाववाच्य के प्रयोग स्थल। विवशता, असमर्थता जताने के लिए या फिर निषेधार्थ में, यानी नेगेटिव मीनिंग जो है, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम इसका यूज़ करते हैं। हमसे तो चला भी नहीं जाता, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, यह गाना कैसे गाया जाएगा। और इसके अलावा ऐसे वाक्य जहाँ हम देखते हैं कि अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं, वहाँ भी हम भाववाच्य देखते हैं। यहाँ थोड़ी देर के लिए रुका जाए, अच्छा अब चला जाए, चलिए अब थोड़ा आराम कर लिया जाए। तो अब हम भी यहाँ पर